नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चीन रुकेगा नहीं और ताइवान झुकेगा नहीं और युद्ध होकर ही रहेगा। ताइवान को लेकर तो कम से कम ऐसा ही लगता है, क्योंकि ताइवान ने ड्रैगन का डेथ वारंट निकाला है। हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब तो ताइवान को जापान का भी साथ मिल गया है। दुनिया भर के लिए ताइवान इस वक्त वो देश बन गया है जिसे बचाने और बर्बाद करने के बीच दुनिया बंटती दिख रही है और अपने पास किसी भी तरह के विनाशकारी हथियार रखने से बचने वाला जापान भी अब चीन को जवाब देने के लिए रेडी हो रहा है। दक्षिण कोरिया तो ताइवान के लिए सीधा मैदान में घुस गया है। चीन में हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि शी जिनपिंग इतने देशों से एक साथ मुकाबला कर सके, लेकिन ड्रैगन है कि अपने कारस्तानियों से बाज कहां आने वाला है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, तीन देश, मुद्दा एक, ताइवान, जिसे बचाने की कोई सौगंध खा रहा है, जिसे मिटाने के लिए कोई जनता के सामने कस्में खा रहा है, तो कोई सीधे ताइवान पहुंच रहा है पूरे लाभ लश्कर के साथ, जैसे रणभेरी बस बजने ही वाली है। इनको जवाब देने के लिए ताइवान भी रेडी हो रहा है। शहरों में ड्रिल हो रही है, जनता को हमले की सूरत में बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। ताइवान की आर्मी कई जगहों पर वॉर ड्रिल कर रही है। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने तेंगकुंग 3 मिसाइल का सालाना प्रोडक्शन 48 से बढ़ाकर 96 कर दिया है। इसके साथ ही स्विंग फेंग 3 मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी तेजी से हो रही है। ताइवान चीन के मुकाबले छोटा देश ही सही, चीन को यहां करारा जवाब जरूर मिलेगा। ये कोई कही सुनाई बात नहीं। दुनिया भर में रिपोर्ट छप रही है कि ताइवान स्ट्रेट के पानी को खौलाने के बाद अब चीन ईस्ट चाइना सी में वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। 22 अगस्त को चीन के सैनिक ईस्ट चाइना सी में अपने सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, इस उम्मीद में कि जापान और दक्षिण कोरिया के दिल में ताइवान के लिए जो प्यार उमड़ रहा है उसे चीन की ताकत देखकर बंद हो जाना चाहिए। चीन बोहाई सी में भी 25 अगस्त तक वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज के वक्त ईस्ट चाइना सी चीन बंद कर देगा, मतलब ईस्ट चाइना सी पर चीन का एकाधिपत्य दुनिया देखे। ईस्ट चाइना सी में वॉर ड्रिल होगी और इधर साउथ चाइना सी को लेकर पश्चिमी मीडिया में जो रिपोर्ट छप रही हैं, वो ये कि चीन ने करीब करीब साउथ चाइना सी पर कब्जा कर ही लिया है। अमेरिका चाहकर भी साउथ चाइना सी में चीन को चैलेंज नहीं कर पा रहा है। चीन ने बड़ी सुनियोजित ढंग से 4 साल पहले साउथ चाइना पर कब्जे की प्लानिंग शुरू की। और आज की तारीख में साउथ चाइना सी में उसकी ताकत देखिए। सैम मिसाइल, एयरफील्ड, हेलीपैड, मिसाइल प्लेटफॉर्म, बड़ा हार्बर, छोटे हार्बर, रेडार। चीन ने साउथ चाइना सी में जंग के लिए सब कुछ जुटा रखा है। फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, वियतनाम, सभी अपने अपने सीमा से सटे विशाल लहराते समंदर में अपना हिस्सा चाहते हैं, लेकिन चीन किसी भी मुल्क से कोई समझौता किए बिना साउथ चाइना सी पर कब्जा करने लगा।
इसके लिए उसने कृत्रिम द्वीप बनाए, नौसैनिक अड्डे बनाए, पार्सल द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिस पर ताइवान और वियतनाम दावा करते थे। फिलीपींस और ताइवान के दावे वाले रेप्स वाले इलाके पर भी कब्जा कर लिया। स्प्रैटली द्वीप, जिस पर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनोई भी दावा करता था, उस पर चीन का राज है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे अहम सामरिक ठिकानों में से एक है, जिस पर चीन की विस्तारवादी नजर गिद्ध की तरह बहुत पहले से गड़ी है। चीन की दलील है कि पानी के इस हिस्से पर चीन का नाम लिखा है, लेकिन चीन से जापान इस तरह क्यों व्यवहार करने पर आमदा है। अब उस कहानी पर आते हैं। यानी चीन और जापान के कभी दिल नहीं मिले, हाथ मिलते रहे वाली दोस्ती और दुश्मनी पर, क्योंकि ताइवान को मिसाइलों से वॉर ड्रिल में दहलाते हुए चीन की करीब 10 मिसाइलें बिल्कुल जापान की जमीन के बाएं में गिरी थी। यानी बस 2-4 इंच मिसाइलें इधर उधर जाती तो जापान पर चीन का यह डायरेक्ट अटैक होता। लेकिन ये मिसाइलें जानबूझकर जापान के करीब चीन ने गिराई ताकि ताइवान खामोश रहे और जापान उसे खामोश रहते हुए ताकता रहे। लेकिन जापान की जंगी जमीन शांति पसंद भले ही जवाब देने से नहीं चूकती। जापान चीन को करारा जवाब देने के लिए मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ये ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं होंगी। जापान 1000 किलोमीटर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। ये मिसाइलें दक्षिणी नानसेई द्वीपों के आसपास तैनात होंगी और उत्तर कोरिया और चीन के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होंगी। जापान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक बजट बढ़ा रहा है, अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों की खेप मंगा रहा है। उसे पक्का पता है कि शी जिनपिंग की सेना जब ताइवान के लिए कूच करेगी तो चीन लगे हाथ जापान से अपनी पुरानी दुश्मनी जरूर चुकाएगा। उस परिस्थिति में जापान चीन को करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। जापान की तैयारी को ताइवान से उसकी भौगोलिक दूरी भी सपोर्ट करती है। ताइवान और जापान के बीच की दूरी लगभग 2100 किलोमीटर की है। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते जापान ताइवान की सुरक्षा से खुद को सीधे जोड़कर देखता है। खास तौर पर जापान का सामरिक नजरिए से अहम ओकिनावा द्वीप ताइवान पर हुए किसी झगड़े में बेवजह लपेटे में आ सकता है। जापान और चीन की दुश्मनी आज की नई दुश्मनी नहीं है, इसकी नींव 7 दशक पुरानी है। और ताइवान अटैक के रास्ते में जापान आता है तो चीन इसका जरूर जवाब देगा, ताकि ताइवान के बहाने जापान को भी सबक सिखा दिया जाए। और यही वजह है कि जापान भी चीन को जवाब देने के लिए मिसाइलों की खेप की तैनाती कर रहा है। चीन जापान के बीच तलवारें हमेशा खिंची रहती हैं। इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन को जापान फूटी आंखों नहीं सुहाता। वो उसके द्वीपों को लेकर कई बार उन पर हमले की प्लानिंग कर चुका है और अब ताइवान तनाव के बीच जापान चीन के रिश्ते फिर लहक रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी दोनों के बीच जंग की बड़ी वजह बन सकती है। असल में चीन के विस्तारवादी इरादों का कहीं कोई अंत नहीं है। उसे साउथ चाइना सी भी चाहिए, ईस्ट चीन सी भी, जापान के द्वीप भी, ताइवान भी, और इस तरह से पूरे साउथ एशिया पर चीन अपनी दादागिरी साबित करना चाहता है, जो अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों के रहते हुए कभी नहीं हो पाए। इसलिए चीन टुकड़ों में तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे जिस पर भी नजर है उसे हथियार लेने की फिराक में है। दक्षिण कोरिया भी चीन के इस इरादे से वाकिफ है।
एक के बाद एक कुल 6 एयरक्राफ्ट ताइवान की सरजमी पर उतरने की ये तस्वीरें चीन को टेंशन दे सकती हैं। ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान चीन तनाव के बीच 6 ब्लैक ईगल विमान ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरे। 维护半岛和平稳定符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视，有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 इन तस्वीरों को देखकर ताइवान की सीमा से कुछ दूर समंदर में तैनात जिनपिंग आर्मी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान को जिनपिंग आसानी से कब्जा करने की सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। ताइवान पर कब्जा करने से पहले चीन को कई देशों से संग्राम करना होगा, जिसमें एक दक्षिण कोरिया भी हो सकता है। ताइवान से प्रकाशित लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक दक्षिण कोरियाई वायुसेना की ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम 18 अगस्त को सुबह 11 बजे शियोगांग के काउंचिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक ये एयरक्राफ्ट ताइवान में रुके थे। इससे पहले ताइवान के एयरपोर्ट पर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरा था, जिसमें ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम का पूरा स्टाफ था। फिर एक एक करके कुल 6 T-50 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट उतरे। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट फिलीपींस में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फिर ईंधन भराने के लिए ये ताइवान के काओशोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और 4 घंटे बाद फिर से सियोल के लिए उड़ गए। हालांकि ताइपी की तरफ से ब्लैक ईगल के उतरने की पूरी जानकारी साझा करने से इनकार किया गया है। कहा गया कि ये लैंडिंग कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब चीन की तरफ से ताइवान को टेंशन दी जा रही है। इसलिए कोरियाई ब्लैक ईगल के उतरने के पीछे वॉर ड्रिल भी हो सकती है। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा दिखा, तो एक बार फिर से चीन ताइवान टेंशन के दौरान 2 धड़ा दिख रहा है। चीन के समर्थन में अब तक 2 देश खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें एक उत्तर कोरिया है और दूसरा रूस। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, तो ब्रिटेन का भी उसे साथ मिल रहा है। और जब उत्तर कोरिया चीन के साथ है तो जाहिर है दक्षिण कोरिया ताइवान के साथ है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट ताइवान सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं बल्कि वॉर ड्रिल के लिए उतरे होंगे। अगर युद्ध हुआ और ताइवान को दक्षिण कोरिया का साथ मिला तो उसके ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि T-50 सीरीज दक्षिण कोरिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट है और इसके 2 मॉडल हैं। दक्षिण कोरिया ने 2002 में पहले T-50 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। जाहिर है अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान का साथ देने वाले ऐसे देश हैं जो चीन का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन फिलहाल चीन आक्रमण के मूड में दिख रहा है। हालांकि इस जंग के लिए ना तो शी जिनपिंग के हालात गवाही दे रहे हैं, ना चीन की परिस्थिति ऐसी है कि जापान, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया सबसे एक साथ लड़े, जीते और अपना वर्चस्व स्थापित करे। चीन को जापान के मिसाइलों से भी डरना चाहिए और अब बात ताइवान की उस दीवार से भी घबराना चाहिए जो चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार हो चुकी है। इस समय ताइवान का पैकमैन बीजिंग में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पैकमैन को लेकर चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उसका पूरा का पूरा मिसाइल का गोदाम बेकार साबित ना हो जाए। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13,000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या चीन इन मिसाइलों से ताइवान पर हमला करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन ने अपनी मीडियम रेंज वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो 200 किलोमीटर से भी कम दूर ताइवान को टारगेट कर सकती हैं, उसके मिलिट्री बेस को खत्म कर सकती हैं, जैसे डोंगफेंग 15 या फिर डोंगफेंग 16, जो कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन चीन ने उनको ताइवान को टारगेट करने के लिए तैनात किया हुआ है। या फिर डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो ताइवान के एयर डिफेंस या फिर मिसाइल डिफेंस को तोड़ने में कामयाब रहेगा, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन डोंगफेंग 15 और डोंगफेंग 16 मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान ने अमेरिका से पैकमैन डील कर ली है। अब ये पैकमैन डील क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पैकमैन डील का नाम अमेरिका के एक बहुत ही खास एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लिया गया है, अमेरिका का PAC-3। ये है अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके सबसे आधुनिक वर्जन को PAC-3 कहा जाता है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। यह सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन को फिक्र में डालने वाली और गुस्सा दिलाने वाली ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में लगातार छप रही हैं कि पैट्रियट के रहते ताइवान का ऑपरेशन चीन के लिए आसान साबित नहीं होगा। ताइवान पहले से ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक एक्सपोर्ट वर्जन भी है। ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है, बीजिंग के वॉर प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। यही बात चीन के मिलिट्री कमांडर्स को भी डरा रही है। ताइवान को पैट्रियट सिस्टम 1997 में मिलने शुरू हुए थे, तब अमेरिका ने ताइवान को PAC-2 सिस्टम दिया था। 2007 के बाद इनको PAC-3 सिस्टम के लेवल का अपग्रेड मिलता गया। अब नई डील को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ताइवान को पैट्रियट का GEM वर्जन दिए जाने की तैयारी है, जो 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये वाकई ताइवान को बहुत बड़ी ताकत देने जैसा होगा। ऐसे में पैट्रियट चीन की मिसाइल लॉन्च होने के बाद न सिर्फ उसे शुरुआती दौर में खत्म कर पाएगा, बल्कि मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ में उसे ट्रैक करने की ताकत पैट्रियट के पास होगी और ये चीन के मिसाइल गोदाम को निष्क्रिय करने जैसा बड़ा कदम कहा जा सकता है। पैट्रियट को लेकर ताइवान का अमेरिका से नया समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन ने ताइवान को मिसाइल से डराना शुरू किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो अमेरिका चीन के इस विरोधी को लैस करने में और तेजी ला रहा है। अमेरिका की जो कंपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को बनाती है, उसका दावा है कि जब से पैट्रियट तैयार किया गया है, इसके 2500 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि पैट्रियट बहुत ही भरोसेमंद एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन सच तो यह भी है कि 2019 में सऊदी अरब में तैनात ऐसे ही सिस्टम यमन से उड़े ड्रोन को रोकने में फेल हो रहे थे। चीन को लेकर मिसाइल वाले खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसके कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटेजी हो, वो ताइवान के मिलिट्री बेस को भी अपने निशाने पर ले चुका है। अब मध्यम दूरी की चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल देखिए, ये है DF-21, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर तक। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। DF-20D के अलावा दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लैंड टारगेट्स पर भी अटैक कर सकती हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर।
इसमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन की ये दोनों मिसाइल इस वक्त बहुत चर्चा में है। चीन की इन दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट पैनल के बीच और मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा? सबसे पहला हमला कहां होगा? इन सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला बम गिरेगा? चीन की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान के पास अपना देसी इंतजाम भी है। यह है ताइवान का स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। यह एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। ताइवान का दावा है कि स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। हमारे यहाँ हफ्ते भर की ट्रेनिंग कमांडर के आदेश के हिसाब से होती है। चीन के युद्धाभ्यास ने हमारे ऊपर भारी दबाव डाला है, लेकिन आदेश के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इन सब के बीच अब चीन का एक नया गेम चेंजर हथियार देखिए। इसे शी जिनपिंग का मिस्ट्री वेपन कहा जा रहा है। आप इसे अमेरिका के हाइमर्स सिस्टम का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हैं। यह है चीन का PSL-191 मल्टी रॉकेट सिस्टम, जिसे अब चीन ने युद्धाभ्यास में भी आजमा लिया है। PSL-191 की रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक है, यानी ताइवान पर हमला करने के लिए चीन बड़ी बड़ी मिसाइल की जगह इस रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। 370 मिलीमीटर मोटा ये रॉकेट चाइनीज आर्टिलरी की बहुत बड़ी ताकत माना जाएगा। ये जहां गिरेगा वहां जर्रा जर्रा तबाह हो जाएगा। इस सिस्टम पर ऐसे 8 रॉकेट होते हैं। इस रॉकेट को लेकर आप और जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि चीन LAC पर विवाद के बीच इसको तिब्बत में भी आजमा चुका है। एक तरह से ये चीन की यूक्रेन वाली नीति है, जो उसने रूस के खिलाफ डॉनबास में अपनाई है। जब से हाइमर्स से लैस यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, उसका दावा है कि रशियन फौज को कई ठिकानों से पीछे हटना पड़ा है। चीन अब ताइवान को PSL-191 का खौफ दिखा रहा है। चीन ने अपना ये रॉकेट सिस्टम 2019 की परेड में भी दिखाया था। जाहिर है चीन ऐसे हथियारों के साथ ताइवान को लगातार धमका रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बीच ये चीन का शक्ति प्रदर्शन है, जिसे वह अमेरिका और जापान के ज़हन में भी अच्छी तरह बैठा देना चाहता है। चीन नए हथियार दिखा रहा है, ऐसे हथियार जो ताइवान के अलावा कई और देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। यह सब कुछ अमेरिका और जापान को काउंटर करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चीन से युद्ध वाले खतरे को लेकर सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।